नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उपन्यास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 100+ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में भी हमने उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को किया था, लेकिन भाई माइक हिल जाने के कारण जो है झरझर की ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए मैंने कल की क्लास को अनलिस्टेड करके आज की क्लास में ही कल के प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया है। तो लगभग 100+ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए मददगार साबित होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार पूछा हुआ है, तो हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है लाला श्रीनिवास दास, जो कि परीक्षा गुरु के लेखक रहे। देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है? तो हमने पढ़ा था हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास को माना गया, और हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला प्रथम उपन्यास माना है। और प्रश्न के माध्यम से सभी तथ्यों को हम करते हुए चलेंगे, और बार बार तथ्यों की जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो हमें याद भी जो है अच्छे से हो जाता है परीक्षा में। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक अजान सौ सुजान कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी का। बालकृष्ण भट्ट जी का प्रमुख उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट जी के और भी अन्य उपन्यास जो रहे हैं वे प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है प्रसिद्ध उपन्यासकारों में शामिल है, तो उनके सभी उपन्यासों को ध्यान से समझते हुए कर लेना है। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर है सुधारवादी व उपदेशमूलक। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेमचंद के उपन्यासों का भी पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट के भी पूछा जाता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस उपन्यासकार ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, कौन सा उपन्यास जो है उन्होंने अपने उपन्यासों का मूल स्वर क्या माना है, इस प्रकार से भी संबंधित प्रश्न आपको थोड़े से समझ के साथ करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? यानी कि जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तकता कौन रहे हैं? वे रहे हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को है जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ? जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, वो उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी रहा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 7, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा उपन्यास लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है कि सही अनुक्रम के अनुसार हमें लगाना है। देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी, क्योंकि भाग्यवती का जो है समय रहा, सरदाराम फुलेरी का उपन्यास रहा है भाग्यवती, तो भाग्यवती का समय रहा 1877 ईस्वी। उसके बाद परीक्षा गुरु लिखा गया जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा, उसका समय रहा 1882 ईस्वी। इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका समय रहा 1886 ईस्वी 86। उसके बाद जो है सौभाग्यश्री जो है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास रहा। किशोरी लाल गोस्वामी के भी उपन्यास जो है प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, तो सौभाग्यश्री का जो समय रहा वो रहा 1886 ईस्वी। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, भाग्यवती 1877, परीक्षा गुरु 1882 और नूतन ब्रह्मचारी 1886, और इसके बाद सौभाग्यश्री भाई 1886 नहीं, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, 1898 ईस्वी इसका जो समय रहा। सौभाग्यश्री 1898 ईस्वी।
बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना? तो हिंदी का जो प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन रहा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। एक तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा गया, उस उपन्यास को परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना, लेकिन उसके परीक्षा गुरु के उपन्यासकार को जो है प्रथम उपन्यासकार न मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का जो प्रथम उपन्यासकार माना है। ये आपको तथ्य ध्यान रखने हैं। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार और प्रथम उपन्यास अलग अलग माने हैं, अलग अलग लेखकों को माना है। तो ये हम बिल्कुल एक एक प्रश्नों को जब हम करेंगे, प्रश्नों के साथ ही तथ्यों को, सभी तथ्यों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास और मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर परीक्षा गुरु न होकर के भाग्यवती हो जाएगा। इन आधारों पर भाग्यवती को ही हिंदी का मौलिक उपन्यास घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 10। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग माने हैं। किस विद्वान के अनुसार किसे माना गया है, ये हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो भारतेंदु जी ने जो उपन्यास लिखे हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने घोषित किया है, किसने माना है, किस विद्वान ने माना है, ये आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या श्री कृष्ण लाल या शिव नारायण श्रीवास्तव, इनमें से किस विद्वान ने भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा और हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। बार बार आप जो है तथ्यों को बार बार रिपीट करोगे तो आपको बिल्कुल जो है याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं बार बार रिवीजन करते हुए, बार बार तथ्यों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देख लेते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो हमने देख ही लिया था कि परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, लेकिन श्री लाल कृष्ण जो एक विद्वान और हुए हैं, श्री लाल कृष्ण, उन्होंने भी एक उपन्यास को जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, वो उपन्यास है चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता जो उपन्यास है, चंद्रकांता उपन्यास को श्री कृष्ण लाल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद बात करें आगे, शिव नारायण लाल श्रीवास्तव जी। शिव नारायण लाल श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। रानी केतकी कहानी जो कि 1803 ईस्वी में लिखी गई, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? शिव नारायण लाल श्रीवास्तव ने। और चंद्रकांता को किसने माना है? वो माना है श्री कृष्ण लाल जी ने। परीक्षा गुरु को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद ने माना है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जो कि भारतेंदु कृत उपन्यास रहा है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 11 प्रश्न संख्या को हम देखेंगे। तो देख लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार का नाम बताना है। हमने और अन्य उपन्यासों को तो देख लिया, लेकिन देवरानी जेठानी की कहानी को भी किस उपन्यासकार ने प्रथम उपन्यास माना है, ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? ये आप लोगों को पता ही है, परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया।
चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है, तो चंद्रकांता पर का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा है 1888 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा, प्रेमचंद ने से पूर्व लिखे गए हिंदी के उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या रहा। प्रेमचंद से पूर्व के जो हिंदी उपन्यास लिखे गए उसका मूल उद्देश्य पूछा हुआ है। तो प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास लिखे गए उनका मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। मनोरंजन एवं सुधार उनका मूल उद्देश्य रहा है। फिर उसके बाद प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास लिखे गए उनमें जो है धीरे धीरे जो है यथार्थवाद की भी जो है जीवन की समस्याओं का निरूपण किया गया, यथार्थवाद हमें देखने को मिला। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 15, हिंदी में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। यानी कि विदेशों में भी जो है वो उपन्यास पढ़ा गया कि ऐसा विद्वान कौन रहा है किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास जो है इतने प्रसिद्ध हुआ कि विदेशी लोगों ने भी जो है जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी उपन्यास को पढ़ने के लिए। उस उपन्यासकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का जो एक उपन्यास है चंद्रकांता, ये लिखा हुआ है। तो चंद्रकांता इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने भी हिंदी भी सीख ली थी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी आ गई 16, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। चंद्रकांता जो है किस प्रकार का उपन्यास है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलिस्मी। चंद्रकांता ने जो है तिलिस्मी और अय्यारी तरह के जो उपन्यास लिखे हैं और गोपाल राम गैमरी ने जासूसी संबंधी उपन्यासों को लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। गोपाल राम गैमरी ने मतलब जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तकर्ता कौन रहे कि का श्री गणेश किसने किया जासूसी उपन्यास लिखने का, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जासूसी उपन्यास लिखे गोपाल राम गैमरी ने और तिलिस्मी और अय्यारी तरह के उपन्यास देवकीनंदन खत्री ने। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 17, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सौपन किसने लिखा है। तो एक सेकेंड में, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सौपन के लेखक कौन रहे हैं। तो रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन ने राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है श्यामा सौपन। बार बार आपको रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैनफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया। तो जो है थॉमस डे के यानी कि एक अंग्रेजी उपन्यासकार रही है थॉमस डे, उनका उपन्यास है सैनफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया ये आपको बताना है। तो इसका अनुवाद करने वाले लेखक रहे हैं वंशीधर। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, हम लोग और बातों में जैसे कि अंग्रेज़ों की नकल करते हैं उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किस विद्वान का है, किस लेखक का है। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल, इनमें से किसका है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, ये कथन कहा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करते हैं उपन्यासों का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यानी कि हिंदी उपन्यासों का जो मूल आधार है वो मतलब कहाँ से सीखा, ये बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो है ये पूछ लिया जाता है कई बार। जो हिंदी उपन्यास लिखे गए वे उनकी शुरुआत कहाँ से कि किस भाषा के जो लेखकों द्वारा हिंदी उपन्यासों का उदय हुआ, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने माना है कि अंग्रेज़ों की जो नकल, अंग्रेज़ों
ने जो उपन्यास लिखे उसी प्रकार के, उसी को देखते हुए हिंदी उपन्यासकारों ने भी उपन्यास लिखे हैं। तो हम लोग जैसा और बातों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं की दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। किसी ने बंगला का से संबंधित बताया तो किसी ने अंग्रेजों से संबंधित बताया। इस प्रकार से बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 20, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास। इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन सा है? सुल्ताना रजिया बेगम, मलिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। ये इन उपन्यासों में से जो है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सभी। ये सभी उपन्यास जो है किशोरीलाल गोस्वामी के रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी 21, निम्नलिखित में से उपन्यासों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माना जाता है? कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकारों में शामिल है, कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन रहे हैं? ये आपको पता है, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकारों के जन्मदाता रहे हैं। उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। देवकीनंदन खत्री आपको पता ही है कि तिलिस्मी और अय्यारी तरह के उपन्यास लिखे हैं। लेकिन गंगा प्रसाद गुप्त जी जो है एक जासूसी उपन्यासकार नहीं, और न ही जो है उन्होंने अय्यारी और तिलिस्मी संबंधी उपन्यास लिखे हैं। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन? गंगा प्रसाद गुप्त। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में कौन कौन शामिल है? जैसे कि जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, एक सेकंड भाई, जयशंकर प्रसाद जी भी ऐतिहासिक ने भी उपन्यास लिखे हैं ऐतिहासिक संबंधी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, वो निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है? तो इनमें से कौन सा पात्र जो है देवरानी जेठानी की कहानी का है? क्योंकि पात्रों से भी संबंधित जो उपन्यासों को भी हम पढ़ेंगे, तो उपन्यासों में जो जो प्रमुख पात्र रहेंगे उनको भी हम कर लेंगे। तो जो जो पात्र रहे हैं उनमें एक या दो पात्र से संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हरिया, नन्हे, गोबर, इनमें से देवरानी जेठानी की कहानी का कौन पात्र है? तो आपको ध्यान रखना है नन्हे जो है देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र है। उसके बाद बात करें आगे, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो विनायक पात्र पूछा हुआ है, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको बताना है देवरानी जेठानी की, चंद्रकांता का, या परीक्षा गुरु का, या नूतन ब्रह्मचारी का। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया जो उपन्यास रहा है प्रसिद्ध उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी का जो पात्र माना जाता है वो विनायक है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताना है, जो कि मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि विनायक नाम से एक जो है रचना भी लिखी गई, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो साहित्य अकादमी जिस रचना पर पुरस्कार मिला हुआ है तो वो रचना अपने आप में इम्पोर्टेंट रचना होती है। तो विनायक नामक जो है रचना किस लेखक की है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखती हूँ आपको ध्यान है या नहीं है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 हम देखते हैं। तो आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। चंद्रकांता, श्यामाशय उपन, परीक्षा गुरु, या अधखिला फूल। तो आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास जो माना जाता है वो है श्यामाशय उपन। श्यामाशय उपन जो कि जगमोहन सिंह का है, जगमोहन का है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 25। गोवध निवारण के भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से गोवध निवारण के भावना से लिखा गया जो उपन्यास है वो है निसाए हिंदू। अगला हमारा प्रश्न है अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो इस उपन्यास से जो अंग्रेजी उपन्यास प्रसिद्ध रहा आर्थर कॉनन डॉयल, किस उपन्यास से जो है कौन सा उपन्यासकार पर प्रभावित रहा? ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार है, न कि उपन्यास का नाम है आर्थर कॉनन डॉयल, ये उपन्यासकार है। तो इस उपन्यासकार से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित रहा ये आपको बताना है। तो भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, या गोपाल राम गहमरी। तो इससे प्रभावित रहने वाला जो उपन्यासकार है वो है
जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं गोपाल राम गहमरी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्य उपन्यास है, ये यथार्थ पर आधारित है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है, ये जासूसी उपन्यास है। जासूसी उपन्यास तो गोपाल राम गहमरी है, ये तिलिस्मी और अय्यारी संबंधी उपन्यास है। इनके उपन्यास इतने साहित्य कोटि में जो है उच्च कोटि में शामिल नहीं रहे, ये भी आपको पता है। यथार्थवाद पर तो जो अय्यारी और जो है तिलिस्मी संबंधी उपन्यास हो गए, उनमें काल्पनिकता का भाव अधिक होता है, ना कि यथार्थवादी उपन्यास रहे। ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है, यानी कि इतनी रोचकता पाठकों जब पाठक पढ़ने लगते हैं उन उपन्यास को, उनमें इतनी रोचकता मिलती है कि पाठक उस उपन्यास को पूरा पढ़ते हैं और जो एक के बाद एक रोचकता की कहानी दर्शाई जाती है, तो उनमें जो है पाठक स्वयं को छुड़ा नहीं पाते, बन जाते हैं। और जो है इस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषियों ने भी जो है इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, प्रेमचंद शताब्दी से पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी। ये जो कथन है प्रेमचंद जी के संबंध में किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद के संबंध में कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ रहे हैं। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जितने भी प्रेमचंद के उपन्यास रहे हैं, सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सभी उपन्यासों के आपको भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इन उपन्यासों से संबंधित क्या कथा वस्तु रही है, क्या उनका मूल स्रोत रहा है, मतलब क्या समस्याएं दर्शाई गई है, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936। जो गोदान उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये उनका पूर्ण रूप से लिखा गया जो है अंतिम उपन्यास माना जाता है। उसके बाद उन्होंने एक उपन्यास और लिखा जो कि जिसका नाम रहा मंगलसूत्र, वो उनका अधूरा उपन्यास है, 1936 में लिखा गया। लेकिन अगर पूर्ण उपन्यास पूछ लिया जाए, अंतिम पूर्ण उपन्यास प्रेमचंद जी का, वो है गोदान, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम या आदर्श हिंदू? इनमें से कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम तीनों उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है, लज्जाराम मेहता उपन्यास रही है। उसके बाद बात करें आगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो दहेज प्रथा, ध्यान रखना है, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को जिस उपन्यास में प्रेम अभिव्यक्ति मिली है वह उपन्यास है निर्मला। निर्मला में आप लोगों को देखने को ही मिला होगा, बाल विवाह कर दिया गया था निर्मला का और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, तो इसमें अनमेल विवाह को दर्शाया गया है। उसके बाद बात करें आगे, दहेज प्रथा से संबंधित तो कई उपन्यासों में दर्शाया है, लेकिन अनमेल विवाह वाला जो उपन्यास रहेगा वो निर्मला रहेगा, ये इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। दहेज प्रथा, कुनीलता का प्रश्न, पत्नी के स्थान जैसे विवाह समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में से उठाया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन में जो है दहेज प्रथा को भी की समस्या को दिखाया है, कुलीनता का प्रदर्शन किया है और पत्नी जैसे स्थान जैसे विवाह का जो पत्नी को समान मिलना चाहिए, इन समस्याओं का भी जो है
प्रेमचंद ने इन उपन्यासों में इन समस्याओं को दर्शाया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 34, इनमें से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार कौन रहे हैं? ये भी पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार कौन रहे हैं, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकार कौन रहे हैं, तो इन तथ्यों को भी आपको ध्यान से रिवाइज करते हुए जाना है, बार बार पढ़ लेना है कि कौन सा उपन्यासकार किस श्रेणी में शामिल है। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकार के रूप में है, या फिर प्रेमचंद उत्तरोत्तर है, या प्रेमचंद समकालीन। इस तरह के आपको बार बार अब जब पढ़ोगे उपन्यासकारों के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उपन्यासकार किस श्रेणी में शामिल है। तो देख लेते हैं इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री जी जो है प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार माने जाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, एक सेकंड भाई, अगला प्रश्न हमारा, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो है इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना गया है। इनकी अकाल मृत्यु के कारण यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका। जिस प्रकार से प्रेमचंद के का अधूरा उपन्यास रहा मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास रहा इरावती, इसी प्रकार से कई लेखकों ने के अधूरे उपन्यास रहे हैं, जैसे कि और अन्य उपन्यासकार भी रहे हैं जिनके अधूरे उपन्यास रहे हैं। तो हम प्रश्न उत्तरों के साथ सभी को जो है सभी तथ्यों को करते हुए चलेंगे, ताकि बार बार रिवीजन करने के साथ साथ जो तथ्य हमारे जो है इम्पोर्टेंट है वे रिवीजन के साथ साथ हमारे पक्के होते चले, और परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार से आपको जो है कठिनाई का सामना न करना पड़े। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास हैं? कंकाल और तितली नामक जो उपन्यास है प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? इनमें से प्रेमचंद जी का समकालीन उपन्यासकार कौन नहीं है? तो आपको पता ही है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जेपी श्रीवास्तव, गोपाल राम गहमरी। तो इनमें से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार नहीं है। तो ये तीनों उपन्यासकार जो है प्रेमचंद जी के समकालीन है, लेकिन गोपाल राम गहमरी प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकारों में शामिल नहीं है। जासूसी उपन्यासकार रहे हैं प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकारों में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, उपन्यास का जनक युग माना जाता है। उपन्यास का जनक युग यानी कि किस लेखक के युग के मतलब किस युग से उपन्यास का जनक युग माना जाता है? तो वो एक लेखक रहे हैं जिनके नाम पर जो है एक युग पड़ा, भारतेंदु जी। भारतेंदु जी के युग से ही उपन्यास का जनक युग माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा रहा है? तो कटोरा भर खून जो है देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास रहा है। इसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 40, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास को पूरा किया है। उसके बाद बात करें आगे, तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन रहे हैं? जो देवकीनंदन खत्री के जो पुत्र रहे हैं दुर्गा प्रसाद, जिनके उपन्यास को जो है एक सेकंड भाई, भूतनाथ को जो पूरा किया दुर्गा प्रसाद ने, वही जो है रोहतास मठ के लेखक माने गए हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 42, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो
ऐतिहासिक उपन्यासकारों के जन्मदाता माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। उसके बाद बात करें आगे, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिखे गए हैं, तो मुस्लिम काल के से जो है किशोरीलाल गोस्वामी के अधिकांश कथानक लिए गए हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास रहा है। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, रूठी रानी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 47, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा रहा है, तो भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का वो रहा है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रेमाश्रम। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 48, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है, तो रंगभूमि का जो नायक है वो सूरदास है। रंगभूमि का ही उपन्यास जो है, रंगभूमि उपन्यास का नायक जो है सूरदास है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न होगा, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है। थोड़ी जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं ताकि जो है प्रश्न सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर सके। देख लेते हैं, कोशिश रहेगी कि 100 तक हम प्रश्नों को कर सकेंगे। देख लेते हैं कितनी अधिक, जो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो भाई अपलोड करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी और अधिक प्रश्नों को कराने की हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ। तो अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है, तो अमरकांत जो है इनमें से किस उपन्यास का पात्र रहा है, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि या प्रतिज्ञा, तो अमरकांत जो है कर्मभूमि का पात्र है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 50, अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं को उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वो माना गया है भिखारनी को, जो कि कौशिक का उपन्यास है। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 51, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। ट्रिक आपको यहीं से मिल गई होगी, अभी हमने पढ़ा था जो पहले क्वेश्चन में कि अमरकांत जो है किस उपन्यास का पात्र है, तो ये कथन जो है किस उपन्यास से संबंधित रहा है, तो ये जो है कर्मभूमि का कथन है। बढ़ते हैं आगे, अमरकांत क्योंकि कर्मभूमि का पात्र है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 52, चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है, तो वह उपन्यास जो है चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी के सभी एक साथ उपस्थित है, वह उपन्यास है वैशाली की नगरवधु। बढ़ते हैं आगे, इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है चतुर्सेन शास्त्री का, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैशाली की नगरवधु किस उपन्यासकार का उपन्यास है। देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पारगीतिहासिक जातियों के जीवन व संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी देर बोलते बोलते भाई तो थोड़ी सी शब्दों में हेरफेर हो जाती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वैरक्षायम। वैरक्षायम जो है इसमें निम्नलिखित इस उपन्यास में पारगीतिहासिक जातियों के जीवन व संस्कृति का काल्पनिक चित्रण दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे, कौन सा युग्म संगत है, इनमें से जो है कौन सा युग्म संगत है ये बताना है आपको। पतिता की साधना, भगवती प्रसाद वाजपेयी, कंकाल ऋषभ चरण जैन, यह संस्कार राजा राधिका रमन सिंह, यह शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क, इनमें से कौन सा असंगत है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, किस उपन्यासकार का कौन सा उपन्यास सही है, तो इस प्रकार से जोड़ा हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंकाल। कंकाल आपको पता ही है
तितली कंकाल जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास रही है। पढ़ते हैं आगे। और जो 3 अन्य उपन्यास है, पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, संस्कार जो है राजा राधिका रमन सिंह का है, शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो निराला के उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अप्सरा, अलका, प्रभावी और निरुपमा, ये हो जाएंगे निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 56। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण दिखाया गया है? तो भगवती चरण वर्मा के जो हैं 3 वर्ष में जो है एक उपन्यास है, 3 वर्ष में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण दिखाया गया है। उसके बाद बात करें आगे। भगवती चरण वर्मा का साहित्यिक अकादमी 1961 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा रहा है? तो यानी कि भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, जो कि 1961 में दिया गया? वह उपन्यास कौन सा रहा है भगवती चरण वर्मा का? वो है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र पर भगवती चरण वर्मा को साहित्यिक पुरस्कार भी दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अन्नातोले के प्रसिद्ध थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास का जो है भगवती चरण वर्मा ने जो फ्रांस का जो अन्नातोले जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं उनका जो थाया जो उपन्यास रहा है, उस आधार पर उन्होंने मौलिक ढंग से इस उपन्यास को विवेचना की है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 59। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चित्रलेखा। चित्रलेखा में पाप और पुण्य का में जो अंतर है वो दिखाया गया है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या हमारी 60। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भ को चित्रित करने वाला उपन्यास माना गया है वो है दूपल उपन्यास में जो है व्यक्तिगत जीवन के संदर्भों का चित्रण दर्शाया है भगवती चरण वर्मा ने। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या देखते हैं हम 61। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो हमने पढ़ा ही था, इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास रहा है। किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंड आचरण का यथार्थ चित्रण हमें मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंकाल। कंकाल में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1976 में? ये आपको बताना है। तो यशपाल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात, इस पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का चित्रण दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झूठा सच। झूठा सच में जो है भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। झूठा सच को जो है उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, देश का भविष्य और वतन और देश, इस प्रकार से है। देश और वतन 2 जो है खंडों में उन्होंने विभाजित किया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 64। यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तो गांधीवादी विचारधारा का यशपाल जी के देशद्रोही उपन्यास में खुलकर विरोध किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 66। एक जुआरी के असफल प्रेम के कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो एक जुआरी का असफल प्रेम को कथानक बनाकर जो लिखा गया वो उपन्यास रहा है आखिरी दांव। आखिरी दांव जो है
जुआरी के असफल प्रेम को कथानक के आधार पर लिखा जाने वाला उपन्यास है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 67, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास माना जाता है पतन। पतन भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 68, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण एक साथ दिखाया गया है? वो उपन्यास रहा है इनका टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते में भगवती चरण वर्मा ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण दिखाया गया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 69, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? तो उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा घंटा। घंटा उपन्यास जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, उस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी का नाम दिया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 70, पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया जो उपन्यास है वो प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? वो है चंद हसीनों की खतूत। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ही चंद हसीनों की खतूत। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने सूरदास और तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। जैसे कि हम अगले जो प्रश्न में पढ़ेंगे, सूरदास की जीवनी पर आधारित जो लिखा उपन्यास है उनका जो अमृतलाल नागर का वो है खंजन नैन, और तुलसीदास जी की जीवनी पर लिखा गया जो आधारित उपन्यास है वो है मानस का हंस। आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रश्न में पूछा गया है तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा रहा है? तो ये उपन्यास रहे अमृतलाल नागर के। ये आपको ध्यान रखना है। अमृतलाल नागर और अमृत राय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी द्वारा जो है लिखे गए सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास, और अमृतलाल नागर ने ही तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। सूरदास की जीवनी पर आधारित लिखा गया उपन्यास इनका खंजन नैन है, और अमृतलाल ने लिखा है प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित उपन्यास कलम का सिपाही। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो आंचलिक उपन्यास के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, बिल्कुल सही है। अंचल विशेष की रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव का चित्रण होता है, बिल्कुल सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इनमें जो ये तीनों के तीनों जो कथन है आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये सभी कथन जो है आंचलिक उपन्यास के सत्य हैं, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा माना जाता है? तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। ए और बी, फणीश्वर नाथ रेणु का तो मैलाचल प्रथम उपन्यास माना ही गया है। आंचलिक प्रथम उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 में लिखा गया मैलाचल प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन इससे पहले 1952 ईस्वी में नागार्जुन ने भी एक आंचलिक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था बलचनामा। तो ये इस के आधार पर नागार्जुन को भी आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। तो ये दोनों उपन्यासकार जो है आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? अभी हमने पढ़ा था कि मैलाचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वेद जी किस उपन्यास के पात्र रहे हैं? यानी वेद जी किस उपन्यास के पात्र रहे हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी। पंचायत कॉलेज के प्रबंधक समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सूत्रधार रहे हैं वेद जी, वो राग दरबारी में हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने
फूलने वाली राजनीतिक सांस्कृतिक के प्रतिनिधि पात्र वेद जी किस उपन्यास की सृष्टि है? तो सॉरी भाई, उपन्यासकार की सृष्टि है। उपन्यास की नहीं पूछा है, इसमें उपन्यासकार की पूछी है। तो हमने राग दरबारी को पढ़ा था, तो देखा था पिछले ही प्रश्न में, तो वो राग दरबारी उपन्यास के लेखक भी श्रीलाल शुक्ल जी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलाल शुक्ल से संबंधित ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, यह पथबंधु था या वे दिन। इनमें से जो मोहन राकेश का जो उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है न आने वाला कल। न आने वाला कल मोहन राकेश का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। लेकिन उखड़े हुए लोग जो उपन्यास है वो है राजेंद्र यादव का, ये आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र यादव। उसके बाद यह पथबंधु था, यह पथबंधु था जो उपन्यास के लेखक रहे हैं, वो रहे हैं कौन? आपको पता ही है, नरेश मेहता, नरेश मेहता। उसके बाद वे दिन का तो आपको पता ही है, निर्मल वर्मा जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है वे दिन। इस प्रकार से सभी उपन्यासों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 79, 79, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? निर्मल वर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? वे दिन तो अभी हमने पढ़ा ही है, उपन्यास निर्मल वर्मा का है। उसके बाद जो है लालटेन की छत भी निर्मल वर्मा का है, एक चिथड़ा सुख भी निर्मल वर्मा का है। लेकिन उखड़े हुए लोग अभी हमने पढ़ा था, राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव का उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 हम अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है ये आपको पता ही है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी का जो प्रसिद्ध उपन्यास रहा है आपका बंटी, जिसमें उन्होंने बाल मनोदशा को दर्शाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका उपन्यास है? तो महाभोज की लेखिका कौन है? मनु भंडारी या राजेंद्र यादव, नासिरा शर्मा, धर्मवीर भारती, कौन महाभोज उपन्यास के लेखक रहे हैं? तो ये आपको बताना है। तो मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज रहा है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है 82, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। रेणु जी ने बिहार ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, या चारूचंद लेख यशपाल का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन कौन से? रेणु जी ने बिहार ग्रामीण अंचल से कथानक लिए है। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो अपने उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने बिहार ग्रामीण जीवन का कथानक के आधार पर जो है अपने उपन्यासों को लिखा है। उसके बाद बात करें चारूचंद लेख जो है यशपाल का न होकर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस उपन्यास का उपन्यास है चारूचंद लेख। फिर है बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। और झूठा सच का कथानक जो है देश विभाजन की त्रासदी के आधार पर किया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 83, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपको बताना है अनामदास का पोता, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, तीनों के तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। लेकिन वे दिन जो है निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी आ गई 84, 84, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन माना जाते हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं।
उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 85 राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो राग दरबारी उपन्यास है श्री लाल शुक्ल जी का, उसमें किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा शिवपालगंज गांव का जो है चित्रण दिखाया गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि मैला आंचल का है मोरीगंज। इन दो गांवों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। मोरीगंज में किस गांव का, किस उपन्यास में मोरीगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में दर्शाया गया है, या शिवपालगंज का किस उपन्यास में दर्शाया गया है तो आपको ध्यान रखना है कि मोरीगंज गांव जो है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित रहा है, और जो है मैला आंचल जो है शिवपालगंज जो है राग दरबारी से संबंधित है, तो मैला आंचल जो है वो मोरीगंज से संबंधित रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 86 स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राग दरबारी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 87 रागे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया था और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, वह कौन सा उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा साधा रास्ता। रागे राघव का जो सीधा साधा रास्ता है उपन्यास है वो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा जाने वाला उपन्यास है, जिसकी कथा जो है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88 रागे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री का जीवन की घटनाओं का चित्रण दिया हुआ है। तो वह उपन्यास हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीवर में रागे राघव का जो चीवर उपन्यास है उसमें हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन के घटनाओं का चित्रण मिलता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 89। उसके बाद देख लेते हैं कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कॉलेज की जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला जो उपन्यास रहा है वो रहा है घरौंदे में कॉलेज जीवन की जो है कॉलेज जीवन में जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यक्त किया है। तो अपने जो है रागे राघव का ही ये उपन्यास रहा है घरौंदे, और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की समस्याओं को दर्शाया है। रागे एक सेकेंड, ये उपन्यास है घरौंदे, जो उपन्यास है वो है रागे राघव जी का उपन्यास रहा है। उसके बाद बात करें आगे, रागे राघव के उपन्यास में अकाल में त्रास और सुधा पीड़ित जनों के करुण गाथा के साथ की पूंजीपति की क्रूरता का उल्लेख दिया गया है। रागे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रास से सुधा पीड़ित जनों के करुणा कथा को दर्शाया है, उसकी क्रूरता का उल्लेख इसमें मिलता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद मठ में जो है इस समस्याओं को दिखाया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में उपन्यासों में से किस उपन्यास मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मुर्दों की टीला में जो है मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी हमें देखने को मिलती है। कम समय में अधिक प्रश्नों को करने की हम कोशिश करते हैं भाई, लगभग 100 प्रश्नों को हम कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। तो इन प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, और पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हमने अधिकतर जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो इसी प्रकार से हर
टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो है हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। ये आपको पता ही है, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि निरंतर अभ्यास सफलता का राज है। सफलता का राज एकमात्र निरंतर अभ्यास से। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। किस उपन्यास में व्रज के नटों का जीवन चित्रित किया गया है? तो व्रज के नटों के जीवन का चित्रण हमें किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा। विषम साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तमस उपन्यास के लिए विषम साहनी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी आ गई 94। विषम साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक संस्कृति चेतना के कर्मिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? तो ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा मायादास की माड़ी। मायादास की माड़ी उपन्यास में विषम साहनी जी ने जो है 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के कर्मिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 95। किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी दिखाई गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कुंतो। कुंतो उपन्यास में जो है पूर्व पंजाब के एक आर्य समाज विभाजन से पूर्व पंजाब के आर्य समाज संस्कारों वाले परिवार की कहानी को दर्शाया है। और कुंतो ये जो कहानी है, ये कुंतो उपन्यास है, ये है विषम साहनी का, विषम साहनी जी का उपन्यास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं विषम साहनी जी का कौन कौन सा, इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है, या किसी भी लेखक के जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जिनके प्रसिद्ध रचनाएं रही है, उनमें से ये पूछ लिया जाता है। आजकल नहीं से अधिक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनमें से किस लेखक की ये रचना नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है हर एक रचना को किस लेखक की है, किसके द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। सांप्रदायिक सद्भाव संबंध उपन्यास कौन सा है? इनमें सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमस। तमस उपन्यास जो है विषम साहनी जी का है, तो वो सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित उपन्यास रहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 97। कृष्णा शोभती का कौन सा उपन्यास साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 1980 ईस्वी में? तो कृष्णा शोभती का जो उपन्यास रहा है वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास को कृष्णा शोभती को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो समय सरगम जो उपन्यास है कृष्णा शोभती जी का, उस उपन्यास में 2007 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान से। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी तथ्यों को आपको ध्यान से बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि एक बार पढ़ने से आपको जो है, आप चाहे कितने ही तथ्य आपके कर लो, लेकिन आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा कंटेंट की तरफ न भागते हुए आपको जितना आपको मिल रहा है उसको बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, तभी आपकी जो है अच्छी तैयारी होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 98। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मात्रहीन बालक उदयन के मानसिक विकास के मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है? तो यह वह उपन्यास कौन सा है नरेश मेहता जी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धूमकेतु एक श्रुति। उपन्यास में जो है उन्होंने मात्रहीन बालक उदयन के मानसिक विकास के मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। यानी कि ये भी पूछ लिया जाए कि उदयन जो है किस उपन्यास का पात्र है, तो आपको ध्यान रखना है कि धूमकेतु एक श्रुति उपन्यास का पात्र रहा है, जो कि नरेश मेहता जी का है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज का प्रश्न जो हमारा 99 है। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति
के जीवन संघर्ष को चित्रित करने वाला उपन्यास रहा है वो रहा है यह पथबंधु था। यह पथबंधु था जो है नरेश मेहता जी का ही उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी आज के 100 हो गई। तो माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो माणिक मुल्ला पात्र कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का, जिसका पात्र रहा है माणिक मुल्ला, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 101 देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह के अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलग अलग वेतरणी। इस उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह ने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 102। कुबिलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? कुबिलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वो इनमें से वो उपन्यास रहा है नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह का ही है नीला चांद। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा मंजूषा। मंजूषा उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्र में रखा है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 104। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसे प्राप्त हुआ 1992 साहित्य अकादमी पुरस्कार? गिरिराज किशोर का ढाई घर उपन्यास को, या फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल उपन्यास को, या दश मिश्र के पानी का परचीर को, या राही मासूम रजा के नीम का पेड़ को? इनमें से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा गिरिराज किशोर ढाई घर जो उपन्यास, गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 105। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है, राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग, भीष्म साहनी, गुनाहों के देवता। तो अभी हमने पढ़ा था कि उखड़े हुए लोग जो उपन्यास है वो राजेंद्र यादव का बिल्कुल सही है। खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि असंगत पूछा हुआ है। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि नहीं से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, संगत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें कई प्रश्नों को आप गलत करके आ जाते हो। लगता है कि आपको इसमें है पूछा हुआ है, आगे जो हमारा ऑप्शन ऊपर हमें दिखाई देता है उसी पर हम टिक कर देते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, ताकि आपको जो है एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा DSSB का वो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क के साथ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक एक तथ्यों को, एक एक प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है। तो इसका जो भीष्म साहनी जी का जो उपन्यास ये गुनाहों का देवता नहीं है, क्योंकि गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह हमने 105 प्रश्नों को उपन्यासों से संबंधित कर लिया। और भी इम्पोर्टेंट उपन्यासों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम एक क्लास में और दूसरे भाग के अंतर्गत कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि उपन्यासों से संबंधित कंप्लीट करके फिर हम जितने भी हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित टॉपिक बनते हैं उनसे अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ और इम्पोर्टेंट तथ्यों को तो हम करते हुए चल ही रहे हैं, साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी और अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे।
तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, और ये भी बता सकते हो आपको किस प्रकार से क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके अनुसार जो है क्लास लेने की। और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।